खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। कल जो सेनेट में हुआ उसके बाद अभी भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। आज सारा दिन भी इस पर पॉलिटिकल डिबेट होती रही, कैसे हुआ, किसने किया, वो 14 लोग कौन थे, उनकी तलाश का काम जारी है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं उनको हम तलाश करके रहेंगे, तलाश का काम क्या है। फिर एक डिबेट जो पहले होती रही किसी ज़माने में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने इसको को इनिशिएट किया और दावत दी कि आइए कानून में तरमीम लाते हैं, और कानून में तरमीम लाकर शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए से वोट डालते हैं, ताकि हमेशा के लिए ये जो ख़रीदो फ़रोख्त का इल्ज़ाम लगता है ये इल्ज़ाम ना लगे और ये मसला ही ख़त्म हो जाए। लेकिन अपोजिशन नहीं मानी। तो क्या शो ऑफ हैंड्स इस मसले का हल है? क्या वाकई ख़रीदो फ़रोख्त हुई, या क्या वाकई 14 लोगों ने सेनेट की जो इज़्ज़त है, एहतराम है, उसको बचाने के लिए ये कदम उठाया? दरअसल क्या हुआ? और इससे बढ़कर एक और सवाल है, और वो पॉलिटिकल सिनेरियो आने वाले दिनों में जो हम देखना चाहेंगे कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बहुत सी चीज़ें जो एक्सपेक्ट की जा रही थी उनसे वो नहीं कर पाए थे। सिर्फ एक चीज़ पर इत्तफाक हुआ था, और वो इत्तफाक इस बात पर हुआ था कि सेनेट के चेयरमैन को तब्दील किया जाएगा। बाकी ना धरने पर इत्तफाक हुआ, ना लॉकडाउन पर इत्तफाक हुआ, ना किसी और चीज़ पर इत्तफाक हुआ। सिर्फ एक चीज़ पर जिस पर इत्तफाक हुआ वो भी नाकाम रही अपोजिशन की। तो अब अपोजिशन के पास आने वाले दिनों में हिकमत अमली क्या है? वो जो अक्टूबर की बात हो रही है, वो जो मौलाना फजलुर रहमान लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, धरना देने की बात कर रहे हैं, जिसमें PMLN और पीपल्स पार्टी अभी तक उनके साथ नहीं है, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही लॉकडाउन में। आने वाले दिनों में अपोजिशन का लाएअमल फिर क्या होगा? इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ करवाता हूँ। शाद अहमद आरिफ साहब हैं। सबसे पहले शाह साहब खुशामदीद। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा। सेनेटर नोमान वजीर खट्टक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक है। सेनेटर आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है। ये तीनों सेनेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं मुस्लिम लीग नून के। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। इरशाद साहब, आपसे शुरू करते हुए फिर बाकी जो मेहमान हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तब तक क्या हुआ, क्या इरशाद आरिफ साहब ये कल? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह APC में जो फ़ैसला हुआ, और सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो हुई अपोजिशन से, वो कैंडिडेट का इंतखाब था। हासिल बिजंजो साहब किसी भी हैसियत में एक मौजू कैंडिडेट नहीं थे, जिसका एक ख़ास नुक्ता नज़र है। तो फिर मैं आपकी बातों से ये समझाऊं, लेकिन कि अगर ये पीपल्स पार्टी के कोई साहब होते हैं या नून लीग के होते हैं तो ये रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकता था। एक सेकंड, एक बात और है, वो ये है कि जिस सेनेटर को या MNA को, MPA को पता है कि अगला इलेक्शन हमने इन दो जमातों के प्लेटफार्म से नहीं लड़ना, क्योंकि इनका कोई अब मुस्तकबिल नहीं है, जो इन्होंने अपने लिए रास्ता मुतय्यन किया है वो तबाही का है। तो वो उसके लिए ये बेहतरीन मौका है कि उसकी बार्गेनिंग पोजीशन है कि वो हुक्मरान जमात को खुश करे, हुक्मरानों को खुश करे, और अगले टिकट की उनसे उम्मीद रखे। ठीक है। और अगर वो माल पानी बना सकता है तो वो भी बना ले। अच्छा, तो ये फैसिलिटेट किया गया उन अरकान को जिन्होंने वोट नहीं दिया। आप ये फिर आपके नज़रिए में ये बात भी शामिल है कि ऐसे लोग कि इसमें पैसे का इस्तेमाल भी हुआ है? हो सकता है। अच्छा, राइट। अब मैं निसार चीमा साहब से शुरू करता हूँ, फिर बाकी लोगों पे भी आता हूँ। निसार चीमा साहब, मुझे पहले तो ये बताइए कि कैसे होगा ये 14 लोगों की तलाश का काम? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हम इनका तयन करेंगे, ये कौन लोग हैं? कैसे होगा ये, कैसे मुमकिन है? देखिए, इसकी तरफ आने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने किया, लेकिन उसकी तरफ आने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ब्रादर इरशाद अहमद आरिफ साहब बड़े माशाल्लाह बहुत नामवर दानश्वर हैं और बहुत बाकिरदार आदमी हैं, बड़े बासूल हैं, हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं, हमारे तो बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। हम बड़े एक रिस्पेक्टफुली, बहुत ही अदब के साथ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ की इशारत करूँगा। बात यह है कि जो उन्होंने फरमाया उनकी बिजंजो साहब की बैकग्राउंड के बारे में, और उन्हें साथ ही ये फरमाया कि कोई मुस्लिम लीगी ज़हन का शख्स जो है ऐसे शख्स को, ऐसे उम्मीदवार को वोट नहीं देगा जिसने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की और जिसने कौमी इदारों के ख़िलाफ़, बिलखसूस फ़ौज के ख़िलाफ़ को बातें की हों। बात यह है कि वो क़याम पाकिस्तान की मुखालफत वाला जो चैप्टर था वो बहुत अरसा पहले बंद हो गया। ख़ुद कायद आज़म ने आके अब्दुल गफ़ार ख़ान से ख़ुद काफ़ी मुज़ाकरात करने की कोशिश की और उनको समझाने की कोशिश की कि आपने मुखालफत की, लेकिन यह है कि अब ये मुल्क बन गया है, मुसलमानों की गालिब अक्सरियत इसके हक़ में, इसके क़याम के हक़ में वोट दिए हैं। अब आप आएँ हमारे साथ, दस्ते ताउन बढ़ाएँ और हम मिलकर इसकी खिदमत करें और इसको एक अजीम मुल्क बनाएं। ये अलग बात है कि अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब ने
कायद आज़म की फराख्ताना पेशकश जो थी उसको कबूल ना किया, ये अलग बात है। लेकिन ख़ुद बानी पाकिस्तान ने, फादर ऑफ द नेशन ने खुद उनको ये जो थे जिन्होंने मुखालफत की, उनका एक सरखील था, उनका सबसे बड़ा लीडर वही था अब्दुल गफ्फार खान, उनको खुद जाके पेशकश की पेशावर जाकर। सही है। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने देखें कि इसमें मेरी गुजारिश सुन लें कि जिन लोगों ने बलूचिस्तान में, आपको याद है चंद साल पहले ये जिन्होंने पाकिस्तानी परचम की तौहीन की, रेट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज किया, स्टेट को चैलेंज किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ओपनली एक ऑपरेशन शुरू कर दिए, फ़ौजी इदारों पे हमले किए, फ़ौज पे हमले किए, बाहर से उनको ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम होता था, हिंदुस्तान उनके पीछे था। बिल आखिर क्या हुआ कि हमारी सियासी और अस्करी क़यादत दोनों ने दूरअंदेशी का सबूत दिया और उन्होंने कहा कि हमने इनको कौमी धारे में लाना है। और उन्होंने कोई गद्दारों का अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, कोई इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं। उन्होंने क्या कहा कि हमने नाराज़ बलोच भाइयों को वापस लाना है कौमी धारे में, और बिल आखिर यही हुआ। नहीं, मैं सर आप बहुत ज़्यादा तारीख में चले गए, मैं बाकी मेहमान भी मेरे हुआ कि वो बगावत वाली सूरत हाल नहीं रही। तो ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। देखें, मेरा ख्याल ये है कि सबसे बड़ा मुस्लिम लीग की ज़ेन का आदमी जो है हमारे पूरे इसमें राजा ज़फ़रुल हक साहब हैं, जो चेयरमैन मुस्लिम लीग नून के, क्या को कह सकता है कि उन्होंने भतीजो साहब की मुखालफत की इस उम्मीदवार बनने के मामले में, या उनको वोट नहीं दिया? इसका तो जवाब अभी दे देंगे शाहद साहब के, आपका खिलाफ आ गया। आप मुझे ये बता दें जरा जल्दी से कि वो 14 लोगों का कैसे तलाश का काम कैसे होगा सर? देखें, बात ये है, वो तलाश भी होगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दूं कि हम पहले भी ये समझते थे, हमें एतमाद था अल्लाह ताला के फजल करम के बाद अपनी अददी अक्सरियत पे। हुकूमत कहती थी ये तहरीक नाकाम होगी क्योंकि उनको एतमाद था अपनी हॉर्स ट्रेडिंग स्किल्स पे। कल जो है हॉर्स ट्रेडिंग स्किल्स जीत गई, ज़मीर फरोशी, ज़मीर की खरीदो फरोख्त जो थी वो सारा धंधा जीत गया। जमहूरी कदरें, जमहूरी रवायात, जमहूरी असूल, अखलाकी कदरें जो है उनकी शिकस्त हुई। और लेकिन ये है कि ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्री है, पूरी कौम का ये कैवाने बाला है। अगर ये सूरत हाल है तो ये कौमी इन्हतात जो है अखलाकी लिहाज से, अखलाकी इन्हतात की ये बदतरीन किस्म है, बदतरीन मिसाल है। और ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्री है कि क्यों ये सूरत बनी ऐसी कि 64 लोग जो है उन्होंने हाथ खड़े करके कहा कि जी हम इस करारदाद की हिमायत करते हैं। अंदर जाके वो जो है उन्होंने ज़मीर फरोशी जो है वो शुरू होगी। काकड़ साहब, नाम ना बताएं, ये तो बता दें किस पार्टी के कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया। होमवर्क तो आपने पूरा किया होगा बैठ के पेपर के ऊपर। कितने लोगों ने आपके चेयरमैन साहब को सपोर्ट किया? पीपल्स पार्टी के कितने थे, नून लीग के कितने थे? कुछ 7 का और 5 का फिगर इन दोनों पार्टीज का चल रहा है। दुरुस्त है गलत है, नाम मत बताएं, कोई कुछ तो बताएं ना, कौन थे वो जिनके जमीर जागे? बहुत शुक्रिया असद, अगर मुझे पता होता तो मैं नाम भी बता देता। देखिए, ये हमारा मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब मैं क्यों किसी का नाम बताऊं, मैं किसी पार्टी का नाम क्यों लूं? ये जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, न तो मैं अपोजिशन का तर्जुमान हूं, न मैं उनकी वकालत करता हूं कि मैं उनकी वजाहत करूं। ये सवाल बुनियादी तौर पे अपोजिशन कैंप्स की तरफ जाता है, ये हमारी तरफ नहीं आता। हमने तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ रखा था जिसको लोग बहुत शायद लाइट ले रहे थे। हमने कहा जी, इनके तमाम सेनेटर्स ने ऑन रिकॉर्ड आके तमाम पार्टियों के लोगों ने कहा कि संजय साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। या तो किसी ने कहा हो कि उनको उनके किरदार पे हमें एतराज़ है, उनके अखलाक पे हमें एतराज़ है, उनके हाउस चलाने पे हमें एतराज़ है, वो शिकायत इन्होंने की नहीं। अच्छा, जब ये खुद उनकी शख्सियत की सहर में इतने गिरफ्तार थे तो क्यों उनको ये खदशा ना हुआ और क्यों उनको ये अंदाज़ा ना हुआ कि उनका ज़ाती ताल्लुक इसमें काम आ सकता है? हमारा तो मौक़िफ़ ये था है कि जितने भी लोगों ने वोट दिया है वो उनके ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पे दिया है और उनके किससे राब्ते हुए, किसको उन्होंने रिक्वेस्ट की। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उनको कहा भी ना और वोट दे दिया हो, हमें क्या पता, हमें तो कोई नहीं पता। तो लिहाजा इस वक्त हाँ, जो बड़ी बात है जिसकी तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं, चीमा साहब एक बहुत ही मुअज़्ज़िब और डिग्निफाइड पार्लियामेंटेरियन है। देखिए, सीक्रेट बैलेट के हवाले से मेरे ख्याल में पिछले दौर में पीटीआई ने ये सजेशन दी थी कि जी रूल ऑफ बिजनेस में चेंज लाते हैं। पीपीपी और पीएमएलएन दोनों ने उसको रेजिस्ट किया और उन्होंने कहा नहीं, जो सीक्रेट बैलेट है उसी मेथड को हम रखेंगे। ठीक है। आज
जो भी हुआ है, जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर वो ये समझते हैं कि इस सीक्रेट बैलेट के हवाले से पार्लियामान को या पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को नुकसान हुआ है, तो तजावीज़ सामने आनी चाहिए कि इसको कैसे बेहतर किया जाए। मुझसे ज़ाती तौर पे अगर कोई पूछेगा, मैं सीक्रेट बैलेट को उस वक्त उसकी हमायत करूंगा कि ये ओपन होना चाहिए कि जब पार्लियामेंटेरियन इतने एम्पावर हों कि वो अगर चाहें भी तो बहैसियत बैक बेंचर अपनी लीडरशिप की मुखालिफत में भी वोट दें और उसके नतीजे में उनको डीसीट ना होना पड़े। इसमें अगर किसी का पॉलिसी डिसएग्रीमेंट आता है, ये कोई मजहब नहीं है, सियासत इज जी। फिर आप समझते हैं कि अगर इतने बिल्कुल फिर करें, राइट, उससे पहले आप समझते हैं कि फिर ये तो फिर तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं होगी ना, अगर आप शो ऑफ हैंड के तरीके पे जाते हैं। असद मुझे जी कर लें। जी, मुझे कंक्लूड करने, उसमें दो चीजें होंगी। एक तो पार्लियामेंट का तकद्दुस इस सेंस में बहाल होगा जिसमें लोगों पे ये जो खरीद और फरोख्त के इल्जामात हैं, इसकी जरूरत ही फिर पेश नहीं आएगी। और बहुत सारे लोग जो अगर छुप के बहुत सारी चीजें समझते हैं, उनकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी और जो स्टैंड उन्होंने लेना होगा वो सामने आके ले लेंगे। कल को मैं इकोनॉमिक पॉलिसी पे, फॉरेन पॉलिसी पे, किसी और इशू पे अपनी पार्टी से एक शऊरी इख्तिलाफ करता हूं, ये भी उसमें एक तजवीज़ हो सकती है कि अगर आप अपनी पार्टी से इख्तिलाफ करेंगे तो आप अपनी रीजंस साइट करें, और वो रीजंस कानून की नज़र में ऐसी होनी चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो, कॉमन सेंस को अट्रैक्ट करती हों, तो आपकी चीजें बहुत रैशनलाइज होंगी। आप खुद ही पार्लियामान के निजाम को जब उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर इस तरह की चीख व पुकार और इल्जामात से चीजें बेहतर तो नहीं होंगी। राइट सर, मैं ये इस पर तो वैसे डिबेट में बाकी लोगों के ही गिरफ्तार तक भी लेना जाना चाहूंगा अलग से इस बहस को कि ये शो ऑफ हैंड और सीक्रेट बैलेटिंग में और ऑपोजिशन का ये नुक्ता नज़र। ज़रा पहले मैं खटक साहब आपके पास आने से पहले ज़रा मैं धामरा साहब से ये पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। एक तो सीक्रेट बैलेटिंग की आपने हिमायत क्यों की और आपने पीटीआई की तजवीज़ को क्यों उस वक्त रद्द किया था? दूसरा, कल जब ये रिजल्ट्स आए थे तो बिलावल साहब बहुत गुस्से में हमें दिखाई दे रहे थे और बड़े अग्रेसिव थे और वो कह रहे थे कि मैं इस 7 लोगों को, ये इन 14 लोगों को तलाश करने में मैं करूंगा, और वो उन्होंने उसको भी रद्द कर दिया जो एक इल्ज़ाम लगा था कि 7 लोग आपके जो हैं वो उन्होंने वोट दिया आपके खिलाफ। अब 24 घंटे गुजर गए, किसी नतीजे पर पहुंची है पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असदुल्लाह साहब, इशू ये है कि सीक्रेट बेल्ट जो है उसके खिलाफ हम क्यों हो जाएं और वो इतना खराब क्यों हो और इसको हम इतनी गिला शिकवा क्यों करें कि सीक्रेट बैलेट जो है वो एक गंदा अमल है। मतलब सीक्रेट बैलेट के थ्रू एक वोट का तकद्दुस है। जब आप ग्राउंड लेवल पर पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं और वही अगर तरीकेकार हो, आप कॉमन मैन के ऊपर जब ये फेथ करते हैं कि वो अपनी राय जो है वो वहां पर देगा, मगर एक बंदा टिकट लेके, पार्टी का मैंडेट लेके 1 मिनट के अंदर अंदर अगर अपना मैंडेट चेंज कर देता है, अपना माइंड चेंज कर देता है, उस पे हमें सवाल उठाने चाहिए। मुझे एक चीज सिर्फ धामरा साहब बता दें माजरत के साथ, मुझे लोग हों, सिर्फ एक चीज बताएं कि सीक्रेट बैलेट की रूह को अगर समझें तो इसका कॉन्सेप्ट यही है ना कि जो शख्स जिसको चाहे अपनी ज़मीर के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सेंस समझ के मुताबिक वोट करें। अगर आप जिस तरह से तवक्को कर रहे हैं कि हमारे नंबर 64 हैं और ये 64 ही वोट करें, तो फिर तो बैलेटिंग की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप काउंट करें कितने लोग आपकी पार्टी के हैं, जो हाउस में नंबर है वो नंबर जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, फिर तो बैलेटिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है ना सर। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा वैलिड है। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में ये इलेक्शन अपनी नौयत का मुनफरिद ये इलेक्शन था कि आप अपनी पार्टी के साथ खड़े होते हैं और जब आप खड़े होते हैं तो जाहिर आप अदम एतमाद करते हैं सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ, और उसी दौरान जब आप वोट देने जाते हैं तो ये एक तब्दीली आ जाती है और ये एक सिलेक्टेड तब्दीली कहें या कोई भी। मैं दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर एक शख्स खड़ा नहीं हुआ, जो भी वो करारदाद के पेश करने के हक में सर अगर कोई शख्स खड़ा नहीं हुआ जा रहा हूं तो आप उस बंदे के साथ सलूक क्या करेंगे? आप उसकी राय का एहतराम करेंगे? जा रहा हूं, जरा मुझे मौका दें कि मैं अपनी वो बात कर दूं। साहब मुझे मौका दें कि मैं अपनी बात कर दूं। देखें, एक रिजल्ट आ गया, उस पर एक डिबेट चल रहा है कल से। मैं उसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर बात करना चाह रहा हूं कि पीटीआई के जो भी दोस्त कल से टॉक शो में आ रहे हैं या सोशल मीडिया पे जो बात कर रहे हैं, या वो बुजरा जो उस वक्त पीटीआई का हिस्सा नहीं थे, अब वो पीटीआई की जुबान बने बैठे हैं, कह रहे हैं कि ये जमीर की आवाज है।
अगर ये जमीर की आवाज है तो इसी पीटीआई ने अपने 20 एमपीए जो केपीके से थे, इसी सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने का इल्जाम लगा के उनको ढूंढा था, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और उन्होंने कहा यह जमीर का सौदा है और जमीर फरोश लोग हैं जिन्होंने पार्टी मैंडेट लेके असेंबली में पहुंचने के बाद सेनेट को इंतखाब के लिए उन्होंने अपना वोट बेच दिया। अच्छा, उस वक्त वो थे जमीर फरोश। आज की सूरत हाल पे जिन्होंने वोट दिया उसको ये कह रहे हैं कि जमीर का फैसला। अब मुझे आप बताएं कि जो पीटीआई का मौकुफ है उस वक्त सही था या आज सही है? मैं इलेक्शन की सिचुएशन की बात कहता हूं। चलो मैं जवाब ले मुनाफकत ना भी साहब से, आपकी नजर में कोई अच्छा नाम हो तो बोलता है जी। नुमान खटक साहब, सर ये तब जमीर का फैसला था या आज जमीर का फैसला है? अगर वो जमीर का फैसला नहीं था उस वक्त उन लोगों के 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई थी? ये सवाल है धामरा साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जितना भी इलेक्शन होता है सेनेट का, स्पेशली अपर हाउस का है, इसमें ज़्यादातर मैच्योरिटी ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन ये इससे पहले मैं आपको बताऊं 2015 के अंदर जो हमारा इलेक्शन होता है डिप्टी चेयरमैन का, जो पहली दफ़ा पीटीआई सेनेट के अंदर आई थी, हम 6 लोग थे, मैं पीटीआई का पार्लियामेंट्री लीडर था। जब इलेक्शन हुआ, जब नॉमिनेशन का वक्त आया कि नॉमिनेट करें, तो मैं उस वक्त बाहर निकला, मैंने खान साहब को कॉल किया, उन्होंने कहा शाहनवाज कुरैशी से पूछ लो। एंड वी सेड डिस्पाइट कि हमारे पास 6 लोग हैं, हम इसमें फिर भी डिप्टी चेयरमैन के अपना अगेंस्ट हम अपना ही नुमाइंदा खड़ा कर दें। हैदरी साहब उनकी तरफ से खड़े थे, जेवीआईएफ की तरफ से, तो हमने शिबली फराज को उस वक्त खड़ा किया। 6 थे और वोट कितने मिले? 19 मिले जी। 6 यानी 13 वोट हमने उस वक्त ज़्यादा, मैंने आधे घंटे के वक्त के आधे घंटे के उसमें अनाउंस किया। और इस दफा हम थोड़ा सा उससे बेहतर हो गए, 13 से हम हो गए 14। तो वही जो लोग जिनका आप कहते हैं जमीर, अगर आधे घंटे में हमने उनका जमीर नहीं किया ना, हमने कोई पैसा तो नहीं दिया। हाँ, अगर किसी ने पैसा लिया है अभी इसकी इलेक्शन के अंदर, तो हम उसके अगेंस्ट है। हॉर्स ट्रेडिंग अगर होती है, पैसों पर होती है, ये तो बड़ी अनएथिकल चीज है, इस पर हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी जमीर के मुताबिक वोट कर रहा है या वो उसमें कर रहा है, उसमें क्या चीज आती है जो कहते हो, जो आप शो ऑफ हैंड करते हैं। शुरू में रेजोल्यूशन जब मूव किया, उस लोगों ने खड़े होकर जो भी किया, 64 ने किया, ठीक है, बाद में उन्होंने उसके अगेंस्ट किया। वजह क्या है? वजह ये, अनलाइक अदर पार्टीज, हमारी जमहूरियत पाकिस्तान में इतनी डेवलप ही नहीं हुई है। पीटीआई के अंदर हम विद इन आवर पार्टी हम अपोज करते हैं, खान साहब के सामने हम अपने पॉइंट को आर्गूट करेंगे, उसके बाद जो भी डिसीजन हम करते हैं। अदर पार्टीज के अंदर ये आर्गूट होता ही नहीं है, वो तो फ्रौनियत है, वो लोग बोल ही नहीं सकते सामने उसके, जो बॉस कहता है वैसे इम्प्लीमेंट करता है। इनको चाहिए कि अपने देखें, अपने अंदर देखें कि ये कौन लोग थे, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ स्टैंड नहीं लिया। सेनेट में तो सिलेक्ट कर आए हुए लोग ना, पार्टी ने नॉमिनेट करके वोटिंग देकर आ गए, बड़े अच्छे लोग आते हैं। ये वो कौन लोग थे जिन्हें, तो दे हैव टू लुक विद इन देमसेल्फ कि ये क्या हुआ था। अगर क्या उन्होंने पैसे लेकर किया या किसी खौफ, 3 चीजें है ना ये, या पैसा लेगा या कोई खौफ होगा उसने गलत काम किया होगा, या जमीर की वजह से वो दे रहा है अपने कॉन्शियस में, वो रियलाइज करते ही। मैं ये फील करता हूँ कि सेनेट में क्योंकि ज्यादा मेच्योर लोग होते हैं, ये पहले भी इस तरह 13 लोगों ने हमें वोट दिया था, कोई पैसा नहीं था, कोई थ्रेट नहीं था, उसमें जमीर की आवाज थी। हैदरी साहब के अगेंस्ट शिवली ने 19 वोट लिए, ठीक है, उसमें कुछ हमने बेचा ना खरीदा ना कुछ, हो ही नहीं सकता था आधे घंटे के अंदर ऐसी कुछ। ठीक है, तो ये हमारी जमहूरियत है, ये हमारी पार्लियामेंट है, इतनी मेच्योर ही नहीं हुई कि जी वो जो है ना अपनी पार्टी के अंदर खड़े होकर बात करें। और उसका अंजाम क्या होगा? या तो पॉलिटिकल पार्टीज ये और सिक्योरिटी भी करें, या तो पॉलिटिकल पार्टीज ये बियर करें कि एक शख्स, वो जब करारदाद पेश करने से पहले कहा गया कितने लोग खड़े हो, 64 खड़े हो रहे हैं, 2 लोग कहें या 10 लोग कहें कि जी हम खड़े नहीं हो रहे इसके हक में, और उनके खिलाफ पार्टी कोई एक्शन ना ले, फिर तो ये हम कहेंगे ना कि जमहूरियत का हुस्न है, फिर वो लोग बैठने की शायद जरूरत भी करेंगे। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये समझने की कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग का निज़ाम राइज है तो इसका मतलब खुद ब खुद ये है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला कर सकता है, वोट दे सकता है। इसको ज़मीर फरोशी नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर किसी ने पैसे लेकर ये कदम उठाया है तो ये गलत है, लेकिन अगर किसी ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर किसी और के लिए वोट दे लिया है तो ना कानून में इसकी कोई मुमानियत है, ना अखलाकी तौर पर यह गलत है, ना किसी लिहाज से यह गलत है। इस नुक्ते को जरा मैं चाहूंगा इरशाद साहब वाज़ेह करें और बाकी लोग इस पर राय दें। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। में जो इरशाद साहब आपसे शुरू करते हुए बाकी लोगों से भी राय लेता हूँ। ये आपके ख्याल में जिसको ज़मीर फरोशी कहा जा रहा है,
कि किसी शख्स ने अपनी पार्टी की लाइन से हटकर जो है वो फैसला किया या वोट किया, ये इस निज़ाम के अंदर मौजूद है ये वाली प्रोविजन और ये सहूलत उसको मौजूद है या उसका इख्तियार है कि वो जिसको चाहे वोट दे सके? क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग का निज़ाम इसीलिए राइज किया गया है कि वो चाहे तो अपनी पार्टी के हक में वोट ना करे, इसमें कोई कानून उसको रोकता नहीं है। फिर हम किस बुनियाद पे कहते हैं कि ये तो ज़मीर फरोशी कर दी, ये 14 लोग ज़मीर फरोश हैं? जी बिल्कुल, इसमें मैं बात करता हूँ। चीमा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। कायद-ए-आज़म ख्वाहिशमंद थे कि अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान मेन स्ट्रीम में आएँ पाकिस्तान का। उन्होंने अगर मुखालफत भी की तो हम उसको भूलने के लिए तैयार हैं, आप पाकिस्तान में सियासत करें और पॉजिटिव सियासत करें, मुस्लिम लीग का साथ दें। ये जो शक रखी गई कि जी खुफिया वोटिंग होगी, वो इसीलिए रखी गई कि पता है, सबको पता है, पार्टीज़ को, आइन बनाने वालों को, रूल्स बनाने वालों को, कि अगर कोई मेंबर अपने ज़मीर के मुताबिक ईमानदार से ईमानदार शख्स इख्तलाफ करना चाहे, इख्तलाफी वोट देना चाहे, उसी दिन उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उसकी जो है उसको डी-सीट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए रखी गई थी ताकि जो माजी के तजर्बात हैं वो अमेरिका में ऐसी कोई शक नहीं है, वहाँ सरेआम जो है अपनी पार्टी से इख्तलाफ होता है। ये पार्टी के एक्ट में मौजूद है कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी को ये कहे कि जी मैं हासिल बजिंजों से बेहतर उम्मीदवार सेनेट सादिक संजरानी साहब को समझता हूँ और मैं उनको वोट करूंगा, तो उसको डी-सीट कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट ये कहता है कि पार्टी लीडर, पार्टी और पार्टी लीडर की लाइन के खिलाफ, दी हुई लाइन के खिलाफ कोई शख्स अगर वोट करेगा तो वो डी-सीट हो जाएगा। तो ये तो फिर दोनों चीजें आपस में टकरा रही हैं। ये सीक्रेट बैलेटिंग का कॉन्सेप्ट और ये एक्ट की ये शिक, ये तो दोनों चीजें आपस में टकरा नहीं रही। अमेरिका में 1988 में एक मोटर वोटर बिल पेश हुआ कि जिस शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो, या जो वोटर है वो, उसको हक हासिल है कि वो और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकता है, कैंडिडेट बन सकता है, ये कर सकता है, वो वोट दे सकता है। डेमोक्रेट्स ने ये पेश किया, 20 साल तक डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान उसके खिलाफ वोट देते रहे और वो मंजूर नहीं हो सका। ओबामा के दौर में जाके मंजूर हुआ। ठीक है, वहाँ कोई ऐसी कतगन नहीं है। उसके बावजूद हार्स ट्रेडिंग वहाँ भी होती है, इल्ज़ाम वहाँ भी लगता है। आपने अगर हार्स ट्रेडिंग को ख़त्म करना है, ज़मीर फरोशी को ख़त्म करना है, तो पार्टियों में जमहूरियत लाएँ और वो आप टिकट उन लोगों को दें जो आपके चाहते ना हो। किसी ने खाना खिला दिया उसको टिकट मिल रहा है, जिसने बाहर शॉपिंग करा दी उसको टिकट मिल रहा है, और वो जो वर्कर बेचारा 20-20 साल से 30 साल पार्टी वो बैठा तमाशा देख रहा है। ये जुबैर गोल को क्यों टिकट मिला था? वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ खिदमत लेने के लिए भी पैसे, इल्जाम है कि टिकट लेने के लिए भी पैसे देते हैं। तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में। ये कल्चर आप खत्म कर दें, फिर ये कानून साजी बेहतर हो जाएगी। और ज़मीर फरोशी। मैं एक चीमा साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन काकड़ साहब पहले ये दो चीज़ें आपस में मुतसादिम नहीं है आपके ख्याल में, कि आप अपनी पार्टी की अगेंस्ट लाइन नहीं ले सकते और फिर सीक्रेट बैलेटिंग भी हो रही है? अगर आप पार्टी के अगेंस्ट लाइन ले ही नहीं सकते तो सीक्रेट बैलेटिंग का फिर कॉन्सेप्ट ही क्यों है? फिर आप बस हाउस में गिनती करें कि किस पार्टी के कितने लोग हैं, क्योंकि आइन और एक्ट ये कहता है कि आप पार्टी के खिलाफ गिनती करें और फैसला करते हैं। बैलेटिंग क्यों हो रही है? मैं भी असद के इशू यही है, जैसे इरशाद साहब खुद फरमा रहे थे, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में भी रॉबिन कुक इराक वॉर के अगेंस्ट था। वो कैबिनेट का हिस्सा था टोनी ब्लेयर का। उसने काबीना से इस्तीफ़ा दिया कि जी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं इस फैसले के जंग में हमने जाना है, बरतानिया को लेके जाना है, उससे मैं इख्तलाफ रखता हूँ। लेकिन उसको किसी ने डी-सीट नहीं किया। वो बैक बेंचेस में लेबर पार्टी के एक एक्टिव पार्लियामेंटेरियन के तौर पे अपना रोल प्ले करता रहा। क्या यहाँ पाकिस्तान में कोई इस तरह की सिचुएशन में कोई ऐसा फैसला कर सकता है? और अगर पब्लिकली करे तो फिर क्या उसमें पार्लियामेंट में वो एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है? सवाल नफ़ी में है। यही कल्ट सिंड्रोम जो है, इससे आपने अगर बाहर निकालना है तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी जनरेट होगी। हेल्दी डेमोक्रेसी में मैं, धामरा साहब, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल साहब, ये बहैसियत पार्लियामेंटेरियन इक्वल स्टेटस के होंगे और उनकी राय भी एक जैसी अहमियत रखेगी। ये जो इक्वालिटी अमंगस्ट द फ्यू जो है वो नहीं होगा, वो तसव्वुर नहीं होगा। इस
इसको बेहतर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए संजीदा काविशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कि एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हमारे वैल्यूज़ और इथोस अभी तक बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, इसका कभी शिकार हो सकता है PTI हो, कभी हो सकता है PPP हो, कभी हो सकता है PMLN हो। अगर ये अपने वक्ती मफाद को छोड़कर लॉन्ग रन में वाकईतन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ गिव इन करना होगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि चंद शख्सियतों को आप महाराजा की सूरत दे दें और उनको सियासी महाराजे बना दें। ये नहीं हो सकता। इक्वालिटी के पेस पे आएगा और सियासी पार्टियां जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज होंगी, वो ब्यूरोक्रेटिक मैनर में डेवलप होंगी, तभी आपके यहाँ जो है ये लिबरल डेमोक्रेसी पिनप सकती है। वरना इस तरह की चीज़ें, जो इल्ज़ामात आज ये अपोजिशन लगा रही है, कल कोई और पार्टी लगाएगी, परसों कोई और लगाएगा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो बेहतर यही है कि ठंडे दिल से सोचें और पार्लियामेंट की जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसमें इन द लॉन्ग रन जो बेहतर है पाकिस्तान के लिए उसमें इंट्रोड्यूस करें। जहां लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, कहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, कहीं रूल ऑफ बिजनेस चेंज करने हैं, इस पर एक हेल्दी डिबेट करें। हम तैयार हैं बात करने के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब चीमा साहब मुझे ये बताइए कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तीनों पार्टीज़ का, मौलाना फजल रहमान साहब का, PMLN का, पीपल्स पार्टी का, बड़ी सियासी जमात, इनका आपस में मुख्तलिफ चीज़ों पर इत्तफाक नहीं हो सका। सिर्फ एक ही चीज़ पर इत्तफाक हुआ था कि चेयरमैन सेनेट को हटाना है। अब अपोजिशन के पल्ले रह क्या गया जब वो एक चीज़ जिस पर इत्तफाक हुआ वो भी नहीं हो सकी? तो आप क्या करेंगे आगे? क्या आपकी तहरीक में जान बाकी रही? चैलेंजिंग नहीं हो गया सर चीमा साहब? देखिए जो कुछ ब्रादर मिर्शाद अहमद आरिफ साहब ने कहा और ब्रादर काकड़ साहब ने कहा, ये दोनों बातें बड़ी अहम हैं। मैं समझता हूँ दोनों ने बिल्कुल दरिया को बल्कि समंदर को कूजे में बंद किया है। दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं कि पहली बात यह है कि तमाम सियासी जमातों में जमहूरी कल्चर को फ़रोग देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्रॉस द बोर्ड सारे सब पे अप्लाई होता है। कोई जमात भी हमारे मुल्क में, बड़ी जमातों में से कोई भी ये है कि कोई मुस्तस्ना नहीं है इससे। हाँ, तो और ये है कि जमहूरी कल्चर को फ़रोग देना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी बात जो है वो बड़ी अहम है कि टिकट देते वक्त भी मेरिट का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है। तमाम जमातों को, जमातों के कायदीन को अपने चहेतों को या मुख्तलिफ कंसिडरेशंस की बुनियाद पे टिकट नहीं, मेरिट की बुनियाद पे टिकट होने चाहिए। जमातों के लिए खिदमत की रिवाज है चाहिए। सियासी आपकी पार्टी में रिवाज है कि सियासी मेजॉरिटी की बुनियाद पर सब जमातों में होना चाहिए। को नहीं मिलता टिकट सेनेट का या ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं मिलता। आपकी पार्टी में कम से कम ये रिवाज है? देखें, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम जमातों में ये इस कल्चर को फ़रोग देना चाहिए। जिनमें थोड़ा बहुत है उनमें भी मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत है। जी, तो वो भी वही कहेगा जुमला, जो सर टिकट पैसे देकर खरीदेगा या रिश्तेदारी की बुनियाद पर आएगा, कहेगा वो भी यही। लेकिन करेगा कौन? सवाल मेरी गुजारिश, अब मुझे मौका देना। जी बराए करम से आपने सवाल किया, जरा मुझे जवाब तो लेना। दूसरी बात जो है वो ये है कि जिन लोगों ने, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक अपने पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ वोट दिया, मुझे ये बताएं कि अगर ऐसी बात है, अगर वो ऐसी बाज़मीर लोग हैं तो अपनी नशिस्तों से क्यों चिमटे हुए हैं? क्या उनको सेनेट की सीट जो है अपने ज़मीर की आवाज़ से ज़्यादा अजीज़ है? वो ओपनली क्यों इख्तिलाफ़ नहीं करते? क्या इस वक्त ये है कि अखलाकियात का तकाजा नहीं है कि वो या इससे पहले इस्तीफ़ा देते या अभी इस्तीफ़ा दे दे कि हमने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लबैक कही है, हमें सेनेट की सीट नहीं चाहिए, हमने ये जो सही समझा उसको मुताबिक वोट दिया। देखें, बात ये है कि ये इस तरह की नाम निहाद बाज़मीर जो है ना, उनसे ये है कि अल्लाह ताला पनाह दे। जिस तरह पूरी कौम दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला इस नाम निहाद नए पाकिस्तान से अल्लाह ताला हमें बचाए और पुराना पाकिस्तान लौटा दे, इस तरह के नाम निहाद बाज़मीरों से भी अल्लाह ताला बचाए। पाकिस्तान में भी ये बड़ी अफसोसनाक बात है। जो अखलाकी पुराना पाकिस्तान तो लौटा दे, जो अखलाकी इनेतात है, कौमी इनेतात जो है, लेकिन पूरे चीमा साहब, लेकिन पूरे मुझे मिसाल देना सेनेट के इलेक्शंस की, जो अखलाकी इनेतात जिससे हम गुजर रहे हैं पूरे मुल्क में, सेनेटर से कौमी सतह पे जिस अखलाकी इनेतात से गुजर रहे हैं, जो कुछ देखें जो अखलाकी इनेतात जो है, जो इस वक्त पूरी कौम में नजर आता है, कल जो कुछ हुआ है सेनेट के इलेक्शन में, उसी की रिफ्लेक्शन है, उसी की अक्कासी हो रही है। ये अखलाकी इनेतात, उनको हम बाज़मीर कह रहे हैं। ये भी देखें, ये उजरे गुनाह बदतर अज़ गुनाह है। पहले पुराने और नए पाकिस्तान में
अगरचे मैं इसका कोई डिफेंड नहीं कर रहा कि नया पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त हो गया और पुराना पाकिस्तान बहुत बुरा था, लेकिन सेनेट की हद तक और इसके इलेक्शंस की हद तक और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब या डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब या तमाम सेनेटर्स के इंतखाब की हद तक तो यही शोर हॉर्स ट्रेडिंग का मैं अपने बचपन से सुनता आ रहा हूं, अब तक चल रहा है। वो नया पाकिस्तान हो, पुराना हो, पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान हो या पीएमएलएन का हो, तो ये कब पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान लौटा भी दें तो इससे ज्यादा शोर सुनते रहे। धामरा साहब, असदुल्ला साहब जी, असदुल्ला साहब, देयर मस्ट बी एन एंड टू इट। अगर हॉर्स ट्रेडिंग पहले होती तो अब भी वही सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल नहीं जारी रहना चाहिए। जी धामरा साहब, असदुल्ला साहब, इशू ये है, यही तो मेरा सवाल है, यही तो पूरी कौम का सवाल है कि अगर पुराने पाकिस्तान में ये सारी चीजें होती थी जिससे आप एग्री नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं तो पैदा हुआ हूं, मैं यही देखता हुआ हूं, तो फिर एक नया पाकिस्तान बनाने का जो आपने पुराने पाकिस्तान को इंक्रोच करके नया पाकिस्तान बना दिया, कायदे आजम के पाकिस्तान के बजाय आपने खान का पाकिस्तान आगे ला लिया, वही चीजें अगर रिपीटली होंगी तो यही बुनियादी सवाल है मेरा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलाना तो हमें वापस कर दो, फिर हम कौन सा बुरे थे। और दूसरी बात, नहीं, कौम कह रही है कि मेहरबानी करके हमने पुराने पाकिस्तान की पुरानी महंगाई वापस कर दो, ये तो पूरी कौम कह रही है। वो अलग बात है कि आपके हमारे इस टॉक शोज के अंदर वो अवामी इश्यूज नहीं आ रहे हैं, मगर हम स्पेशल इश्यूज पे जो है वो सारा प्राइम टाइम जो है वो डिस्कशन में कर देते हैं। हम बाजारों में कैमरा लेके तो चले जाएं, तो लोग यही डिमांड कर रहे हैं जो आज मैं और आप नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की जो फर्क है उस पर डिबेट कर रहे हैं। मैं एक और बात कर रहा हूं कि बुनियादी तौर पर जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इख्तिलाफ राय रखने वाले लोगों को यह खौफ होता है कि मैं जब इख्तिलाफ राय रखूंगा तो मुझे शायद या एमपीए का टिकट न मिलेगा, एमएनए नहीं बन सकूंगा या सेनेटर नहीं बन सकूंगा। पीपुल्स पार्टी के अंदर मैं आपको 2-3 मिसालें दे सकता हूं। मिसाल के तौर पर रजा रबानी साहब ने पीपुल्स पार्टी की 2008 वाली जो गवर्नमेंट थी वो पार्लियामानी और कानून के वजीर थे, किसी भी बात पे उन्होंने पार्टी से इख्तिलाफ किया काबीना से और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो आखिर तक इस्तीफा उन्होंने वापस नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मैं वजीर नहीं रहूंगा। वही रजा रबानी फिर सेनेटर भी बनते हैं बार बार, वही रजा रबानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ते हैं और वही रजा रबानी जो है वो सेनेट चेयरमैन भी बनते हैं। एतजाज हसन साहब बाज़ औक़ात इख्तिलाफ मीडिया के सामने रख देते हैं पार्टी के अंदर, उनको तो पार्टी ने कभी नहीं निकाला। मुझे ये बता दीजिए कि आपने कहा कि मैंने ये कब कहा कि वो सारे के सारे लोग पीएमएलएन के किसी और पार्टी के थे? गोया आप एतराफ कर रहे हैं कि वो आपकी पार्टी के भी हो सकते हैं और फिर उन्होंने बिलावल साहब को इस्तीफे भी जमा करा दिए। सर मैं तो फिर बताएं ना, मैंने ये कब कहा कि वो मेरी पार्टी के हैं? नहीं हो सकते हैं आपकी पार्टी। मैं ये कह रहा हूं कि अखलाकी तौर पर देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अखलाकी तौर पर ज्वाइंट अपोजिशन की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ये मूव हुई थी, उसमें से कोई भी हो सकता है। अगर मैं वोटर होता तो हो सकता मैं भी डिनाई नहीं कर सकता था कि मैं क्यों डिनाई करूं कि मैं नहीं हूं और कोई होंगे। और दूसरी बात, लेकिन मेरा अभी भी ये सवाल है क्योंकि नोमान साहब के पास ये फोरम जाएगा है कि जो 20 एमपीएस के खिलाफ कार्रवाई हुई थी वो किस बुनियाद पर हुई थी और आज इनको जमीर का बड़ा चैंपियन करके पेश कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क है मौक़िफ़ में? ओके, अगर मुझे नोमान वजीर साहब आप इजाज़त देते तो मैं फिर एक ब्रेक ले लूँ ताकि आप तफसील से, मैं आपको इंटरप्ट ना करूँ, आप इसका जवाब तफसील से दे सकें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि धामरा साहब ना ये मान रहे हैं कि हमारी पार्टी के हैं, ना ये मान रहे हैं कि हमारी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन सबके सब सेनेटर्स ने बिलावल साहब को अपने इस्तीफे जरूर जमा करा दिए। अब वो लोग भी जिन्होंने सादिक सिंजानी साहब के हक में वोट किया है, उन्होंने भी अपने इस्तीफे जो है वो जमा करा दिए बिलावल साहब को जाकर। ये इंटरेस्टिंग बात है। बहरहाल एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो मैं ज़रा ऑपोजिशन का जो जानना चाह रहा था कि अब हिकमत अमली क्या है, ज़रा सारे मेहमानों से इस पर राय लेते हैं कि अब ऑपोजिशन क्या करेगी, क्या कर सकती है, उसके पास ऑप्शंस क्या हैं, उसके पास रास्ते क्या हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद सेनेटर नोमान साहब। ये एक ऑपोजिशन के बारे में वक्ती तौर पर तो ये समझा जा रहा है कि इस वक्त ऑपोजिशन को बड़ा धचका लगा है। जिस बात पर इत्तफाक हुआ था वहीं पर पहले ही मरहले में उनको धचका लग गया है, शायद तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है, हुकूमत इस पर कॉन्फिडेंट फील कर रही है। लेकिन कुछ रियल चैलेंजेस हैं जिसका भी जिक्र दोनों मेहमानों ने किया, चीमा साहब ने भी और धामरा साहब ने भी, कि महंगाई का मसला है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। क्या आपके जहन में ये बात है किसी न किसी कॉर्नर में पीटीआई के कि इन चीज़ों से ज़रूर फ़ौरन निपटना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये अवाम मिलकर अपोजिशन की ताकत बन जाए और अपोजिशन जो तहरीक नहीं चला पा रही उनको सपोर्ट मिल जाए अवाम से और फिर ये तहरीक चल पड़े? तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं पहले तो आपको बताऊं कि ये
साफ नजर आता है कि अपोजिशन जो है ना, जैसे आपने बोला, खुद तामरा साहब ने भी कहा कि अवाम के इश्यूज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अवाम के इश्यूज करना चाहिए, लेकिन आपने क्या इशू उठा दिया? आपने चेयरमैन सेनेट जिसने कोई गलती नहीं की, कोई इल्ज़ाम आप उस पर नहीं लगा सके, जैसे नेशनल असेंबली के आइन में भी लिखा है, रूल्स में भी है कि आपने कोई एलिगेशन, कोई इल्ज़ाम लगाकर फिर पेश करना है। इधर तो आप वो भी नहीं कर सके, एक नॉन इशू को आपने इशू बना दिया। और जैसे तामरा साहब ने कहा, वो मेन इशू तो छोड़ दिया उन्होंने कि अवाम जो जिस तकलीफ से गुजरे, तो हम एग्री विद देम कि इस इशू को देना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। मईशत होना था कोई। मेरा व्यू क्या है इसको, अवाम के इशू जी, वो मिसाके मईशत के छुप के रह गया। ये आप अभी छोड़े, ये तो मैं तो जी हमेशा पिछले, जब से मैं सेनेटर हूं 2015 से, इस पर मैं हमेशा हर पार्टी को कहता रहा हूं कि बिल्कुल होना चाहिए ये, हमें एक इस पर एक डिस्कस करना चाहिए सेनेट के अंदर, और एक एग्री करना चाहिए कि हम मईशत को हमने आगे कैसे चलाना है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि देखिए, आपका $104 का डॉलर गलत था, असाक डार ने गलत किया था, मिफ्ता ने आकर उसको 116, 118, 120 पर ले आया, केयर टेकर ने 126 पर ले आया, हम उसको 160 पर ले गए। ये आपकी हैसियत है, आप पाकिस्तानी को ये हैसियत है जो पास्ट के अंदर जो लोगों ने, रूलर्स ने आपके साथ किया, आपको इस लेवल तक ले आए। ये आपकी हैसियत है। आपके पास पैसा है नहीं, आपका रेवेन्यू है ही नहीं, रेवेन्यू जनरेट करना है। मैं इस पर एग्री करता हूं कि रेवेन्यू गरीबों से जनरेट नहीं करना चाहिए, मालदारों से करना चाहिए, और दूसरा जोर आना चाहिए मिडिल लेवल लोगों पर आना चाहिए। ये डिबेट होनी चाहिए सेनेट में, ये इनफॉर्म, जैसे रजा रबानी साहब कहते हैं, आर्गू आउट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, लेकिन ऐसी जो फैक्ट्स पर बेस बातें करनी चाहिए। पार्लियामेंट में होता क्या है, फैक्ट्स पर बातें ही नहीं की जा रही होती है। वो एक तरह से बोलते हैं, हम इधर से बोलते हैं, वो उधर से बोलते हैं, मामला खत्म, कुछ चीज डिसाइड ही नहीं होती ठीक तरीके से। तो ये मेच्योरिटी इन द पार्लियामेंट में आनी है कि जहां आपने सही तरह बैठकर डिस्कस कर एक मईशत का फ्यूचर आपने डिसाइड करना है कि गुर्बत से कैसे निकलेंगे, ये चीजें होगी। बाहर आपने एक चीज मैं आपको और क्लियरिफाई कर दूं, आपका डी सीट होना सिर्फ ये होता है कि आप दो चीजों पर आप होते हैं। एक होता है कि फाइनेंस बिल पर अगर वोट आप ना करें हुकूमत की, उसके पार्टी के असूलों के मुताबिक, और दूसरा है कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ फंड उस पर होता है, बाकी किसी पर नहीं हो सकता। ये जितना भी आपको करेंगे, आपने जाकर वो सेनेटर ने जाकर खुद चेयरमैन सेनेट के सामने इस्तीफा देना है, उसने उससे पूछना है कि तुम इस्तीफा दे रहे हो, वो कहेगा हाँ, फिर उसका इस्तीफा कबूल होता है। ये मैं इनको डेयर करता हूं, इस PMLN को, पीपल्स पार्टी को डेयर करता हूं, ये इस्तीफा देकर निकले, गारंटीड उसकी जगह PTI के लोग आएंगे। ये कभी नहीं देंगे, लेकिन ये अपने खुद देख रहे अपनी पार्टी के अंदर कि कौन कौन लोगों ने पैसा लेकर किया। हमने, आप बार बार कहते PTI ने क्या किया, हमने इंक्वायरी की, वी रिमूव्ड देम, हमने अगेंस्ट एक्शन लिया। आपको भी मैं कहता हूं, हिम्मत है, एक्शन लो। पीपल्स पार्टी को भी कहता हूं, PMLN को भी कहता हूं, एक्शन लो, और हिम्मत है तो उसको निकाल दो। आपका उस सवाल का जवाब है जिसमें वो कहते हैं कि आपने जमीर फरोशों को निकाला, तो बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें इसलिए निकाला कि आपने साबित किया कि उन्होंने पैसे लिए हैं, यानी पैसों के इस्तेमाल पर की वजह से आपने उनको निकाला, वोट किसी और को देने पर नहीं निकाला। आप ये धामरा साहब की बात का आपने जवाब दिया है। आप धामरा साहब जो हैं वो आप भी निकालें उन बंदों को जिन्होंने पैसे लिए हैं, सॉर्ट आउट करें, 14 बंदों का पता लगाएं और एक्शन लें उनके खिलाफ, तो फिर पता चलेगा ना कि आपने क्या किया। मुझे ये बताएं जी। असदुल्ला साहब, मैं यही कह रहा हूं, अभी मुझे बड़ा खूबसूरत जवाब मिला, और मेरे कुलीग रहे हैं नोमान वजीर साहब, बड़े अच्छे वोकल आदमी हैं, बोलते भी अच्छे हैं, और अभी जो जवाब दिया उन्होंने, और वो भी पूरी कौम सुन रही है। देखें, नए पाकिस्तान के उन नामालूम जमीराना नाने मेंबरान जो हैं, उनको ढूंढने के लिए कमेटी बनी हुई है कि जो नामालूम जो हमारे जमीर नाना ने एक अरकान, उनको तो इंक्वायरी होगी। जाहिर है, जब एक पार्टी जो खुद एक क्रेडिबिलिटी की दावा करे, मगर वो अपने लोगों को इसलिए निकाला कि उनको पता है कि इन्होंने पैसे लिए, नामालूम जो है दोस्तों को ढूंढे, इसलिए ये हमारा राइट है कि हम उनको ढूंढें। काकड़ साहब, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? ऑपोजिशन पहले ही मरहले में नाकामी के बाद घर बैठ जाएगी, ज्यादा एग्रेशन के साथ बाहर निकलेगी? क्विकली बता दीजिएगा, वो कोई चांद का मामला है, शायद हमें ब्रेकिंग न्यूज पर जाना पड़े, जल्दी वाइंड अप करना पड़े, क्विकली सर जी। एग्रेशन या नॉन एग्रेशन क्रेडिबिलिटी के साथ वो आगे बढ़ती है। क्रेडिबल नहीं होंगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनने, नहीं मानेंगे। तो गौर करना चाहिए, सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं रही। चीमा साहब, कोई तहरीक आ रही है? अक्टूबर में कोई मौलाना के साथ बैठ रहे हैं?
देखिए पूरी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है, आपको पता है। ये महंगाई के जो बम यके बाद दीगरे गिराए जा रहे हैं, अब लेटेस्ट जो बम इन्होंने गिराया है पेट्रोलियम वाला, तो वो जो है आवाम को सरापा एहतजाज है। हम कौम के साथ खड़े हैं और ये कि इस वक्त कौम झोलियां उठा के दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला इस हुकूमत से निजात दिलाए। तो अपोजिशन की मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया तमाम, मैं बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।